हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अपेक्स एकेडमी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों, हम इस चैप्टर के नाम को समझते हैं। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों? वो प्रोसेस जिसमें किसी भी मैटर का जो केमिकल फॉर्मूला है, उस केमिकल फॉर्मूले में जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, या तो वो ब्रेक हों या फिर उसमें कोई नए बॉन्ड्स फॉर्म हों। तो इस वजह से जो उस कंपाउंड में, उस मैटर में जो चेंज आता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब उसी केमिकल रिएक्शन को ऑन पेपर लिखने के लिए हम इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं, और इन इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। हाँ, अब ये केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि उस मैटर में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। अब ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे? या तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे या शेयर करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन दूसरों से लेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम आते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमें देखना है चेंजेस। बच्चों, चेंजेस दो टाइप के होते हैं। पहला फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों, और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो जिसमें कि हमें तो पहले दो चीज़ें, एक तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ऑपरेशन में चेंजेस दिखेंगे, ओके, और मे भी कभी कभी वो जो चेंज होगा वो रिवर्सिबल होगा, ओके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कंपोजिशन ऑफ मैटर होगा वो चेंज नहीं होगा, ओके। ये आप लोग नहीं भूलना। फॉर एग्जाम्पल, ice is transformed into water on heating and water is transformed into ice on cooling। अब इस एग्जांपल में क्या बताना चाह रहा है? अगर हमने एक आइस क्यूब लिया है और उसको हमने फ्रीजर से बाहर निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखा है, तो कुछ देर बाद क्या होगा? जो आइस क्यूब है वो मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और अगर हमने उस लिक्विड वाटर को फ्रीजर में रख दिया, तो क्या हो जाएगा? वही लिक्विड वाटर आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों? एक फिजिकल चेंज जो कि रिवर्सिबल चेंज है। अब हम देखते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज। और अगर बच्चों उस चेंज में, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर उस चेंज में, अगर उस ऑब्जेक्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो चेंज हो रहा है, उस मैटर का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है, तो हम उसे क्या कह देंगे? केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोग? अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम जो ऊपर टेबल दिया हुआ है उनके कुछ चेंजेस को देखते हैं और समझते हैं, पहचानते हैं जो गिवन चेंज है वो फिजिकल है या केमिकल चेंज है। तो हम देखते हैं बच्चों, पहला एग्जांपल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर जो हमने एग्जांपल लिया था बच्चों, वो क्या था? एक फिजिकल चेंज। सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड क्या है बच्चों? एक केमिकल चेंज। सर ये क्यों केमिकल चेंज है? बिकॉज कुकिंग ऑफ फूड, अगर हम एग्जांपल लें राइस का, एक अनकुक्ड राइस है, जब हमने उसको कुक किया, उसको जब हमने पकाया, तो वो क्या हो गया? वो कुक्ड राइस हो गया। सर उसमें क्या हुआ? क्या ये इरिवर्सिबल चेंज है? हाँ सर, एक इरिवर्सिबल चेंज है। हम पके हुए चावलों को वापस कच्चा नहीं कर सकते। दूसरा, जो कि हमें केमिकल चेंज के लिए सबसे ज्यादा याद रखना था, यानी कि उस मैटर में केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाता है। क्या अनकुक्ड फूड और कुक्ड फूड का जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग अलग है? हाँ बच्चों, चेंज है। बिकॉज जो अनकुक्ड फूड था उसमें वाटर कंटेंट नहीं था, या फिर बहुत कम था। लेकिन जब वो चावल पक गया, जब वो राइस कुक्ड राइस हो गया, उसमें क्या हो गया? जो वाटर कंटेंट था वो चेंज हो गया, और जो राइस में जो मिनरल, जो भी उसके कंटेंट थे, उनमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। इस वजह से कुकिंग ऑफ फूड जो चेंज है वो एक केमिकल चेंज। हम थर्ड चेंज देखते हैं बच्चों, रैपनिंग ऑफ फ्रूट। रैपनिंग ऑफ फ्रूट में हम एग्जांपल लेते हैं रॉ मैंगो का। रॉ मैंगो यानी कि कैरी, जो कि टेस्ट में कैसी होती है? सॉर होती है, ओके सर। और हम जब ये पक जाती है तो ये क्या बन जाता है? आम बन जाता है, जो कि टेस्ट में कैसा होता है? स्वीट होता है, ओके सर। तो जो कैरी का जो टेस्ट है, सॉर से स्वीट हुआ है आम में, क्या ये एक रिवर्सिबल चेंज है? नहीं है ना। हम आम का जो स्वीट टेस्ट है उसको वापस से कैरी के सॉर टेस्ट में ला सकते हैं क्या? नेचुरली नहीं ला सकते हैं। Okay। दूसरा, इस वजह से क्या हो गया? जो सॉर टेस्ट था कैरी में,
वो उसके केमिकल्स की वजह से था जो कि उसमें मौजूद था, उसके पल्प में प्रेजेंट था। लेकिन वही पकने के बाद क्या हो गया, उसके पल्प में जो पल्प जो प्रेजेंट था, पल्प के जो कंटेंट है उनके केमिकल फॉर्मूले में चेंजेस आए, और वो क्या हो गया, चेंज हो गया, स्वीट में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि एक इरिवर्सिबल चेंज है, प्लस इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जा रहा है। इस वजह से रैपनिंग ऑफ फ्रूट एक केमिकल चेंज होगा। फोर्थ एग्जांपल क्या दिया है बच्चों, मिल्क टर्न इनटू अ कर्ड, दूध दही बन गया है बच्चों। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो दूध का जो मिल्क का जो केमिकल फार्मूला होगा और जो कर्ड का केमिकल फार्मूला है वो दोनों के दोनों अलग हैं, यानी कि बच्चों मिल्क के केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया है, जिस वजह से वो कर्ड बन गया है। बच्चों केमिकल चेंज में चेंज आया है, इस वजह से जो मिल्क टर्न इनटू कर्ड है, ये जो चेंज है ये भी एक केमिकल चेंज हो जाएगा। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जो वाटर है वो इवेपोरेट होके भाप बनकर हवा में उड़ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जो लिक्विड वाटर है वो गैसेस वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बच्चों क्या, लिक्विड वाटर और इवेपोरेटेड वाटर जो भाप पानी का जो गैसेस फॉर्म है, उन दोनों के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आया है बच्चों, नहीं आया है ना। जो लिक्विड वाटर है उसका फार्मूला भी H2O ही होता है, और लिक्विड वाटर है उसका फार्मूला भी H2O ही होता है, और जो इवेपोरेटेड वाटर है यानी गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर है उसका भी फार्मूला H2O ही होता है। इसलिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर ये एक फिजिकल चेंज हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्टमक, इन द स्टमक। अब फूड, हमने फूड खाया, फूड स्टमक में गया और उसमें डाइजेशन हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टमक में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे स्टमक के सिक्रेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे हमने जो फूड लिया उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो फूड हमने खाए हैं उनके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंजेस आ जाते हैं, जो कि हमारे स्टमक को, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, एक केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्था बॉल्स एक्सपोज्ड टू एयर। बच्चों ये जो एग्जांपल है, सेम एग्जांपल, ये सेम सिमिलर एग्जांपल है फिफ्थ जैसा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जो नेफ्थलीन के जो बॉल्स होते हैं, जब हम उन्हें ओपन एयर में रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपोज एयर में गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी वही हो रहा है, जो नेफ्था बॉल का जो सॉलिड फॉर्म है और जो नेफ्थलीन का जो गैसेस फॉर्म है, उन दोनों में जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है। तो बच्चों इसमें भी क्या हो जाएगा, ये एक फिजिकल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, स्टेनिंग ऑफ शहबाद और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस। बच्चों ये जो चेंज है ये केमिकल चेंज है, क्यों, जो शाहबाद टाइल्स है इसमें जब हम लेमन जूस मिलाएंगे तो शाहबाद टाइल्स के केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक केमिकल चेंज। लास्ट एग्जांपल, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। एक ग्लास ऑब्जेक्ट है जिसको बहुत थोड़ी सी ऊंची सी हाइट से जब फेंका गया तो वो ब्रेक हो गया। तो बताओ बच्चों, क्या ये एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। सर जो ग्लास का ऑब्जेक्ट है वो ब्रेक हुआ, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट का जो ग्लास था उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया है क्या, नहीं आया है ना, केमिकल कंपोजिशन तो सेम है। इस वजह से बच्चों ये जो चेंज होगा ये एक फिजिकल चेंज होगा। अब हमने बच्चों चेंजेस तो देख लिए हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो बच्चों अब हम जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस को लिखना कैसे है। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड जिसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन मेथड, और दूसरा है केमिकल इक्वेशन मेथड। बच्चों हम वर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, जो भी रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उन सबको वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे, जिसका हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, aqueous solution of copper sulfate when react with zinc dust, then it forms aqueous solution of zinc sulfate and copper। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, इस केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन हो गया, वर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम इसी वर्ड इक्वेशन को कंडेंस्ड करके, यानी कि जो ये हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, जो हमारे पास कंपाउंड्स है, ये है, ये है, ये है, वर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है,
अब हम इसी क्या वर्ड इक्वेशन को कंडेंस्ड करके, यानी कि जो ये हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, जो हमारे पास कंपाउंड्स है, ये है, ये है, ये है और ये है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को हम कंडेंस्ड करके, यानी कि इनके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो इससे जो हमारी इक्वेशन बनती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब आप देखिए बच्चों, जो ये हमारे पास दिया हुआ है एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर। अब आप देखिए बच्चों, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये देखिए हमारे पास इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन। अब हम उसी इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं। तो ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट, ये हमारा डन। ये जिंक सल्फेट हो गया बच्चों, एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट यहाँ हो गया बच्चों। और लास्ट कॉपर, ये हमने यहाँ पर रख दिया। तो हम इस इक्वेशन को क्या कहते हैं बच्चों, ये हमारे पास है एक केमिकल इक्वेशन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर सल्फेट जिंक से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ionic bond in the reactant copper sulfate break, and the ionic bond, the product of zinc sulfate, is formed during the reaction। कॉपर और सल्फेट के बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, और जिंक क्या कर रहा है, सल्फेट के साथ आयनिक बॉन्ड बना रहा है। तो पहले बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ हो यूं रहा है, कॉपर सल्फेट का आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और जिंक सल्फेट में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो गया बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन हो गया, और ये पूरा का पूरा हमारा एक केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है बच्चों।